बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की अहम खबरें, उन पे तजिया और ख़ास तौर पे डेवलप स्टोरीज और डेवलपिंग स्टोरीज, उन पे बात करते हैं, हल्का सा उनको टच करते हैं और मेनली उस के ऊपर सवाल उठाते हैं। नंबर 1, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बनी गाला या पेशावर किसी भी जेल में जाने से इनकार कर दिया। जो डील उनको ऑफर की गई उससे वो इनकारी हो गए और उन्होंने हुकूमत को सादा से लफ्जों में कह दिया कि मुझे यहां जेल कबूल है, मेरे कारकुनों को निकालो, उनको रिहा करो। साथ ही साथ उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है मुज़ाकरात की कि ये लामहदूद सिलसिला नहीं चलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो बात है वो भी वापस नहीं ली है। कुछ चीजें खुल के सामने आ रही हैं। क्या मुज़ाकरात 2 जगहों पे हो रहे हैं और असल जगह जो छुपी हुई है उसका नाम कोई नहीं ले रहा जहां पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी, अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर असल मुज़ाकरात ये कर रहे हैं। ये जो बाकी सियासी कमेटी है वो अपने मुज़ाकरात जो कर रही है, 2 जनवरी आएगी फिर देखेंगे, जो होगा सो होगा, वो बाद की बात है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात है असल मुज़ाकरात वो है, ये नकल मुज़ाकरात है। एक चीज। दूसरा, क्या इमरान खान साहब को क्यों ये बात यकीन हो चला है कि उनके पास काफी वक्त है और हुकूमत के पास वक्त नहीं है या बहुत कम वक्त है? शायद उसकी वो सारी उम्मीदें रिचर्ड ग्रेनियल का जो इंटरव्यू है न्यूज मैक्स को, तो उसके ऊपर जो बातें उन्होंने की हैं, हालांकि वो कहा जा रहा था कि जी वो तो उसका तो ट्वीट ही जाली है, उसका ट्विटर अकाउंट ही जाली है, उसका एक्स जो बनाया गया वो जाली है, वो पीटीआई वाला कोई कर रहे हैं। और वो जो जब सदर डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन हो रहा था तो जो उनके बड़े ही पाकिस्तान से मंझे हुए साजिद तारड़ साहब उनके मशीर हैं, वो कहते थे मैं उसका मशीर हूं, तो वो पाकिस्तान में यहां पे प्रेस क्लब में इधर उधर प्रोग्राम टीवी ये वो करते फिर रहे थे। वहां पे इलेक्शन मुहिम की जो थी वो जोरों पे थी। तो रिचर्ड ग्रेनियल जो है उसने आड़े हाथों लिया है मिस्टर तारड़ को और कहा है कि आप सिर्फ ये बता दें कि आपकी आखिरी मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से कब हुई थी। अब साजिद तारड़ साहब आए बाएं शाएं करते हुए ये कहते हैं मैं नहीं बताता, जाके गूगल पे देख लो मेरा क्या, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और वो ये बात जब मानने को तैयार नहीं हुए कि रिचर्ड ग्रेनियल का ये ट्विटर अकाउंट है, तो उसको वसीम बादामी ने आड़े हाथों पकड़ लिया। उन्होंने कहा वो जो न्यूज मैक्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया वो तो टीवी इंटरव्यू है ना, उसमें तो वो जाली नहीं है। तो साजिद तारड़ साहब वहां भी आए बाएं शाएं टाएं करते हुए नजर आए। तो इस तरह एक बज़ाहिर जो सिचुएशन है, जो इसको साजिद तारड़ को यहां पे पिछले दिनों काफी लॉन्च किया गया था, प्लांट किया गया था, बातें शातें टशन मशन चल रहे थे, तो इसका मतलब बज़ाहिर यह है कि कम से कम जो इनसे बातें उनका साजिद तारड़ को उनका मशीर या जो भी रहे हैं वो कलवागल का जो की जा रही थी, तो इसका मतलब है अब वहां पे मौजूदा जो सिचुएशन है ट्रंप की, उससे इनका कम से कम कोई तल्लक नजर नहीं आता। बज़ाहिर ये सिचुएशन नजर आ रही है। एक और चीज, एक सवाल बड़ा अहम है कि ये रिचर्ड ग्रेनियल साहब जो हैं ये बोले ही जा रहे हैं हमारे फैसल बावड़ा बने हुए हैं, लेकिन इनके जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इनके मेन बंदे मतलब होमलैंड सिक्योरिटी है, बाकी लोग हैं, उनका वजीर खारजा जो बनने वाले हैं वगैरह वगैरह, वो क्यों खामोश हैं? अच्छा, वो अगर खामोश हैं, अगर ये बललियां मार रहे हैं रिचर्ड ग्रेनियल साहब, तो अब तक इनको डोनाल्ड ट्रंप ने रोका क्यों नहीं? उनके वजीर खारजा, नामजद वजीर खारजा ने उनको रोका क्यों नहीं? भाई क्या तुम कर रहे हो यार? इस तरह फॉरेन पॉलिसी चलाई जाती है? तुम तो सब कुछ पहले वक्त से खोल के रखे जा रहे हो। IMF से पैसे बंद करवा देंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसे बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? अच्छा, रोक भी उसको कोई नहीं रहा। अब इसको थोड़ा सा नुसरत जावेद साहब की खबरों के साथ मिला के पढ़ा जाए। अभी उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था
जब नुसरत जावेद साहब ने यह खबर दी थी कि अमेरिका में सज्जाद बरकी साहब जो हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है बराह रास्त, और आने वाले दिनों में उनकी तरफ से कोई ट्वीट आने वाले हैं उनकी साइड से, और वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के ये जो साहब हैं रिचर्ड ग्रेनल, खुसूसी टास्क मिशन के जो उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने ट्वीटों पे ऐसे लगता था जैसे इन्होंने अभी भी बैलेंस डलवाया है, वो शुरू हो गया। सिर्फ ये नहीं, नुसरत जावेद साहब ने एक और भी खबर दी कि उनके जो नामजद वजीर खारजा हैं उन्होंने अपने अमले को कहा कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी से पूछकर बताए कि इमरान खान का क्या कर रहे हैं। तीसरी एक और चीज हुई, वो भी नुसरत जावेद साहब की खबर है कि होमलैंड सिक्योरिटी की जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई के बारे में इंटरेस्ट शो किया और उसमें इंटरेस्ट लिया कि इसके बारे में कुछ करना होगा। तो ये तीन चीजें जो हैं, तीन अकाउंट, तीन खबरें, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस वक्त खामोश होना और रिचर्ड ग्रेनियल को ना रोकना और रिचर्ड ग्रेनियल जो है उनका गेर लगा के रखना, ये सब कुछ ऐसे नहीं है। अच्छा, फिर यहां पे पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्जमान को 105 मुल्जमान को सजाएं दी गई हैं। 105 मुल्जमान को, 105 ही जेर हिरासत थे फौजी इदारों के और 105 ही को सजा सुना दी गई, यानी उनमें से कोई एक भी बेगुनाह नहीं था। अदालतों ने फेयर ट्रायल किया, मुकम्मल सफाई का मौका दिया, जो उनकी प्रेस रिलीज है, और उन 105 से 105 जो है वो गुनाहगार पाए गए। पहले जो थे उनको कुछ को सजाएं सुनाई गई, कुछ को माफ कर दिया गया, ज्यादा काट चुके थे 2-2 3-3 महीने और फर्क कर दिया गया। फिर पीछे 25 आए, 25 को सुना दी गई। वेस्ट का, यूरोप का, दौलत मुश्तरका का, इधर का उधर का, बरतानिया का, अमेरिका का रद्दमल आया, तो जो बकिया 60 थे उनको भी सजा सुना के गले से उतार दिया गया। तो अब असूली तौर पर गेंद जो है वो फौजी अदालतों से निकल के जेलों में चली गई। अब आर्मी चीफ के पास एक अपील रह गई और अपील के बाद ये मामला हाई कोर्ट्स में जाना है। हाई कोर्ट्स में जाना है तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना है। उतनी देर तक इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बनता है, उस पर सिर्फ अगर एक बात देखी जाए तो हफीजुल्लाह न्याजी, जिनके बेटे एहसान न्याजी को सजा हुई है 10 साल की, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को 10 साल सजा तो हुई है, लेकिन मुझे दुख है कि रियासत जो है उसको सफेद झूठ बोलना पड़ा है मेरे बेटे को यह सजा दिलवाने के लिए। उन्होंने बताया कि वो जो शर्ट थी वो किसी ने पीछे से फेंकी थी, जिसको उसने पकड़ा पैंट को, और उसको उसने कहा कि ये इतने इंच की है, ये जो भी बात है वो ये टीवीओ पे उसने कहा है अपने हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कामरान शाह के प्रोग्राम में। और उन्होंने कहा है कि ये जो अच्छा, एक और बड़ा संजीदा इल्जाम लगाया उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे लोग जो उस वक्त जना हाउस में मौजूद थे उनको 2-2 साल, 1.5 साल, 2-2 साल इस तरह की सजाएं सुना दी गई हैं, और मेरा बेटा जिसने सिर्फ पेंट पकड़ी और दिखानी चाहिए थी, कोई भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता, तो उसको 10 साल सजा सुना दी गई। बहरहाल ये जब आगे अगली कोर्टों में आएगा मामला, तो सलमान अकरम राय साहब ने कहा है कि असल मार्का तो अब फिर हाई कोर्ट्स में लगेगा, जब आपके वहां पे इसकी काउंटर क्वेश्चनिंग होगी और वहां पे पता चलेगा कि पेंट पकड़ी किसने थी, फेंकी किसने थी, लहराई किसने थी, और ये सब कुछ कैसे हुआ, और फिर ये कितना फेयर ट्रायल था। जो 105 लोग पकड़े, 105 के 105 ही मुलजम थे, मुजरम थे, उनको सजा हो गई। ये सब बातें जो है वो सलमान अकबर राय साहब ने एयरवाई पे कही हैं। अब आगे चलते हैं कि IMF का जिक्र हम कर रहे थे, तो जो वो रिचर्ड ने कहा है, ग्रेनियल ने, कि जी IMF जो है वर्ल्ड बैंक पैसे अमरीकियों के देता है, टैक्स पेयर की मनी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो इस तरह के काम कर रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उन्होंने एक तरह से इशारा दिया है कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक को इस तरह से मुरोड़ा दे सकते हैं। लेकिन अब तक की IMF की हिस्ट्री जो है वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को ये कहे कि हम चलते हुए प्रोग्राम में से
فلاں بندے کو رہا کرو تو لہٰذا ہم یہ کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپر دی ٹیبل کچھ اور ہوتا ہے، انڈر دی ٹیبل کچھ اور ہوتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ ٹارگٹ پورا نہیں کیا، آپ کو ہم نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کو سسپینڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو کوئی سرپرائز نہیں دیں گے، کوئی تابے داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا ہم تمام وعدے پورے کریں گے. کاش آپ یہ وعدے پاکستان کی قوم سے بھی جو کیے تھے وہ بھی پورے کر لیتے. اگلی بات، مذاکرات میں بتایا یہ جا رہا ہے علی مین گنڈا پور کو الگ ملاقات کرائی گئی جو کہ اصل مذاکرات کار ہے. اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ جو خان نے بعد میں بات کی ہے نا لیما خان سے کہ جی مجھے آفر کی گئی کہ بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ پشاور کی اور ان جیلوں میں چلے جاؤ، نظر بند ہو جاؤ، تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میرے کارکنوں کو چھوڑ دو، میں اسی جیل میں ہی ٹھیک ہوں، میں گزار لوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو بظاہر تو پھر اب یہ والی بات، یہ ڈیل جو ہے یہ علی مین گنڈا پوری لے کے جا سکتے ہیں نا، اور کون لے کے جائے گا؟ اب یہ کمیٹی تو لے کے جانے سے رہی. کمیٹی کو تو انہوں نے تھوڑا کہنا تھا حکومت نے کہ یہ جا کے آفر کرو خان کو. تو اس کا مطلب ہے کہ علی مین گنڈا پور نے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچایا کہ تم بنی گالہ جانے کو تیار ہو جاؤ یا پشاور جیل چلے جاؤ. لیکن خان نے اس بات سے انکار کر دیا. ایک اور چیز کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے بارے میں جو بات کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ براہ راست وہ رہا ہوں گے، شیر افضل مربت کہہ رہا ہے کہیں منتقل نہیں ہوں گے، وہ براہ راست رہا ہوں گے کیونکہ ان کے کیسز جو ہے وہ جو مرضی کر لیں، ان کے کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں لیکن جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ عدالتی چھٹیوں کے باوجود چل رہے ہیں. یہ ایک قانونی نقطہ ہے اور یہ جا کے آگے ہائی کورٹ میں یہ ایک مسئلہ بنے گا. جس طرح پہلے ان کی وہ سزائیں معطل ہوئیں اور وہ چیزیں ہوئیں تو اس وقت بھی عدالت نے اوپر یہ دیکھا تھا وہ بھائی آپ کیا کرتے رہے ہیں نیچے، آپ رات 12 2 1 بجے تک کیس چلاتے رہے ہیں، اور کتنے کیس آپ نے چلائے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہائی کورٹ میں جا کے ان کیسوں کے پلے کچھ نہیں رہ گیا تھا. تو اب بھی یہ جو چھٹیوں کے باوجود یہی سوال آیا کہ چھٹیوں کے باوجود کون سی ایمرجنسی تھی کہ یہ کیس چلانے تھے. تو ہائی کورٹ میں جا کے تو پھر چیر پھاڑ ہوگی اس کیس کی، پھر کیا ہوگا. ایک اور چیز جس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ کہا جائے کہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا وقت بڑھایا بھی جا سکتا ہے. مطلب 31 جنوری تو انہوں نے کہا ہے لیکن اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اب یہ بڑھاتے ہیں یا نہیں خان صاحب وغیرہ وہ ایک بات کی بات ہے. اچھا، ایک اور چیز جو حفیظ اللہ نیازی جو بہت پرو پی ایم ایل این اور ان سارے اور عمران خان کے ساتھ ان کی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ رشتہ داری کی دشمنی ہے، وہ بعض کا میرٹ کا ہاتھ بھی کھو دیتے ہیں. انہوں نے عطا اللہ تارڑ وزیر اطلاعات کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کا پہلے ہی پلے کا خری رہا عوام میں، اور یہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ مکمل فیئر ہوا ہے. اس نے کہا میرے بیٹے کے معاملے میں کیا پینٹ لہرانے کی سزا جو ہے وہ 10 سال ہے. انہوں نے کہا پہلے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے مسلم لیگ نون کا، اور اب فوجی عدالتوں کی دی گئی سزاؤں کو ڈیفینڈ کر کے ان کی وضاحتیں کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر کریں نا ان کی وضاحتیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عطا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 سال تک ٹرائل ہوتا رہا، بڑا فیئر ٹرائل ہوا. اس نے کہا کہاں 2 سال ٹرائل ہوا ہے؟ نے کہا جنوری میں، دسمبر میں شروع ہوا ہے اور جنوری میں جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہو گیا ہے. یعنی یہ اس پچھلے حساب سے انہوں نے کہا 1.5-2 سال، یعنی بہت شارٹ سا ٹائم انہوں نے بتایا کہ اتنے میں جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا ٹرائل ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایک طرح سے حفیظ اللہ نیازی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اور جو اب ایک لاسٹلی بات جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کل کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے،
کابینہ کے اجلاس میں فوجی عدالتوں کی طرف سے ان کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جن کو بھی سزائیں جو ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایجنڈے پہ شامل ہے۔ کل جو بھی اس میں سے سامنے آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔